Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा लेक्चर इक्विलिब्रियम पे सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम केस स्टडी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आगे के चैप्टर्स में भी केस स्टडी डिस्कस होगा और एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग जैसा कि हम करते आ रहे हैं। आई होप कि आप चैप्टर 1 2 3 4 जो भी 5 तक के वीडियो लेक्चर है वो आपने गो थ्रू कर लिया होगा। हमेशा वीडियो देखने के लिए आप पेन पेपर के साथ रेडी रहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे वो रियल टाइम पे आप सॉल्व करके और आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। थ्योरेटिकल पढ़ाई तो एनसीईआरटी से सब कर रहे हैं, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण केस स्टडी का मार्क्स या फिर एमसीक्यू या असर्शन रीजनिंग इसमें बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो लेक्चर उन पे ही बेस्ड होगा। हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि केस स्टडी के क्वेश्चन में पैराग्राफ पढ़ने की इतनी ज़रूरत केमिस्ट्री में नहीं है। यदि आपका चैप्टर कॉन्सेप्ट बेटर है तो बिना पैराग्राफ रीडिंग, बिना पैसेज रीडिंग के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। पैसेज सिर्फ इसलिए देखना है कि पता लग जाए कि कौन से चैप्टर से केस स्टडी आया हुआ है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, अब ब्रॉन्स्टेड देखते ही आप समझ गए कि इक्विलिब्रियम का ही ये क्वेश्चन है। तो बस डायरेक्टली क्वेश्चन पे आना है और सबका आंसर आपके पास ऑलरेडी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस। बहुत कम ही ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दोनों ही होती है। अब HCO3 नेगेटिव को ही आप देखिए, इससे हमने H+ रिमूव कराया तो ये प्रोड्यूस करेगा CO3 2-। प्रोटॉन डोनर है तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड हो जाएगा। एट द सेम टाइम HCO3- में हम H+ ऐड करते हैं तो इससे क्या आएगा H2CO3, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है तो ये लेविस बेस भी हो जाएगा, मतलब ब्रॉन्स्टेड बेस भी हो जाएगा। HS नेगेटिव में भी सेम टेंडेंसी है। HS नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, इससे हम H+ रिमूव भी करा सकते हैं और इसमें हम H+ ऐड भी कर सकते हैं, राइट, H2S। तो डुअल नेचर वाले स्पीसीज इसमें ये दो तो हैं, बट O2 में H ही नहीं है तो H लूज कैसे करेगा। और इसमें H गेन और लूज हम करा सकते हैं, यानी लूज तो करा सकते हैं, यस। H लूज कराओगे तो PO3 3 नेगेटिव और गेन कराएंगे तो क्या बनेगा H2 PO3 नेगेटिव। तो वैसे स्पीसीज हमें चूज करना है जो ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस, मतलब जो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन A, B एंड D ये तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। O2 कुछ नहीं करेगा, ना H+ लूज कर सकता है और ना ही गेन करेगा, तो ये तीन ऑप्शन पे हमें टिक करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब अब यहाँ पे कोई भी बेस का मतलब क्या है, या तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा या लोन पेयर डोनर होगा या OH- लूज करने की प्रॉपर्टी। ऐसे 4 स्पीसीज में इसे हमें अरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। इस अरेंजमेंट में Cl के पास सिर्फ लोन पेयर है, सबसे पीछे रहेगा। इससे हायर एसिटेट आयन, ब्रॉन्स्टेड बेस की H+ गेन करने की टेंडेंसी, H+ गेन करने की टेंडेंसी है। इसके बाद OH नेगेटिव और सबसे ज़्यादा C2H5O नेगेटिव, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो बेसिसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है या डायरेक्ट अरेंजमेंट को भी वो बोल सकते हैं। डिफाइन लेविस एसिड। लेविस एसिड वैसे स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो जो भी डेफिशिएंट जैसे BCl3, BF3, AlCl3, वैसे सभी स्पीसीज जिसका सेंट्रल एटम डेफिशिएंट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो सब में टेंडेंसी लेविस एसिड बनने की होगी। एग्जाम्पल में आप BF3, BCl3, AlCl3, FeCl3, जिसमें भी लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो एसिड, और जो लोन पेयर डोनर होंगे वो बेस होंगे। All Arrhenius acids are Bronsted acid, but all Arrhenius bases are not Bronsted base. सिंपल देखो, Arrhenius acid कौन से एसिड होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ लूज करते हैं, और H+ को प्रोटॉन भी बोला जाता है। Bronsted acids are प्रोटॉन डोनर। तो बिल्कुल मैच हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट Arrhenius का है वही Bronsted का है। Arrhenius ने ये बताया था कि एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोवाइड करते हैं, और ब्रॉन्स्टेड एसिड कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोटॉन डोनर। H+ को ही हम प्रोटॉन बोलेंगे। लेकिन जब आर्हेनियस बेस की बात करो तो आर्हेनियस बेसेज आर दोज सब्सटेंसेज व्हिच प्रोवाइड OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जबकि ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर।
H प्लस एक्सेप्टर, मतलब ये आर्हेनियस बेसेस को हम ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं बोल सकते। दोनों ही साइंटिस्ट ने जो बेस का एक्सप्लेनेशन दिया था वो एक्सप्लेनेशन अलग अलग दिया था। आर्हेनियस बेस वैसे सब्सटेंस होंगे जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस प्रोवाइड करते हैं, जबकि ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होते हैं जनरली, प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर, राइट। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लेविस एसिड एंड लेविस बेस। AlCl3 का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, इसमें एल्यूमिनियम के पास डिफिशियंसी, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, राइट। तो इसमें लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। AlCl3 क्या हो जाएगा, लेविस एसिड। और वही H2O के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, और जो लोन पेयर डोनर होते हैं दे आर कॉल्ड लेविस बेस। तो बिना हमने पैराग्राफ पढ़े, बिना पैसेज की रीडिंग के क्वेश्चन का आंसर कर लिया। यदि चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका बेटर है तो पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं होगी। कम टाइम में ये केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जनरली ये 4 मार्क्स में आते हैं आपके एग्जाम में सेक्शन डी के अंदर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एक जैसे ही क्वेश्चन है, जिसमें 1-2 आपके लिए टास्क भी रहेगा, आप सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा हिंट कर दूंगा, एक पूरा सॉल्व करते हैं। फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K वैल्यूज गिवन है। A से B की K1 वैल्यू है 2, B to C के लिए K2 वैल्यू है 4 और C to D के लिए K3 है 8। तो हमें A to D के लिए ये फाइंड करना है, A to D। एक्चुअली जो A to D है इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K मान लो, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो इन 3 इक्वेशंस को आप कैसे यूज करोगे कि ये D to A आ जाए। फर्स्ट वाले में K1 का जो एक्सप्रेशन आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आ जाएगा। सेकेंड में K2 की जो एक्सप्रेशन होगी दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और K3 की एक्सप्रेशन क्या है, प्रोडक्ट D है और रिएक्टेंट क्या है, C है। तो इनको हम किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि D by A आ जाए। अब D by A आने के लिए देखो क्या होना चाहिए, D by A थर्ड और 1। थर्ड इक्वेशन क्या है, D by C। फर्स्ट क्या है, B अपॉन A, तो D अपॉन A आ गया, बट एक्स्ट्रा क्या है, BC। अब एक्स्ट्रा BC को कट करने के लिए K2 को भी आप मल्टीप्लाई कर लो, C B। इसमें क्या हो रहा है, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, मतलब एक्चुअली हमने क्या किया, K1 इंटू K2 इंटू K3 कर लिया। तो इन तीनों की वैल्यू क्या है, K1 की जो वैल्यू है वो है 2, 4 और 8, 64। तो ऐसे हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी ऐसे है कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसकी Kc वैल्यू गिवन है। अब ये दूसरा रिएक्शन क्या है, इसके हेल्प से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये जो सेकंड इक्वेशन इसका रिवर्स और इसका स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ जो Kc आएगा वो कुछ ऐसा होगा, SO2 की पावर 2 O2 और SO3 की पावर 2। तो इस रिएक्शन को यदि हम रिवर्स कर देंगे तो 1 मोल ये आ जाएगा, लेकिन लाना 2 मोल है तो फिर स्क्वायर भी कर देंगे। जब इसको आप रिवर्स करोगे तो 1 अपॉन Kc और फिर स्क्वायर भी कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इट मीन्स इस वैल्यू को भी रिवर्स करके स्क्वायर करेंगे और जो भी ऑप्शन सही लगेगा उस पर टिक करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कीजिए और जो भी आपका आंसर है कमेंट सेक्शन में बताना है। थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर ही है कि A 3B 4C इनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेक करो तो A और B की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। A 3B 4C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A और B की इक्वल गिवन है। गिवन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू दैट ऑफ B, मतलब ये 1 है तो ये 1 है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की 0 लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जनरली क्या होता है, इसके 1 मोल है, इसके 3 मोल है या 4 मोल है, तो 1 से आप क्या करते हो -x, यहाँ 1 से माइनस कितना होगा 3x, और ये 4 6 है 4x बन जाएगा। जनरल फॉर्मेट ये है, बट गिवन क्या है कि एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड C आर इक्वल। जो A की कॉन्सेंट्रेशन और C की वो इक्वल है, मतलब 4x की वैल्यू 1 - x की इक्वल आ जाएगा। x को फर्स्ट साइड लेके आओ तो 5x इक्वल 1 और x इक्वल कितना आ गया 1/5, 1/5। अब हमें क्या करना है कि 1/5 यहाँ पे पुट कर लो, 1/5 यहाँ पे पुट कर लो, और इससे जो तीनों वैल्यू आएगी उस बेसिस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आगे का सॉल्यूशन करके फिर आपको कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या आया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द इक्विलिब्रियम रिएक्शन दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो वॉल्यूम चेंज से अफेक्टेड नहीं होगा। इसके लिए आपको देखना है गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कि कौन से रिएक्शन में एनपी इक्वल है एनआर के। यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट के इक्वल होंगे तो वॉल्यूम चेंज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ ये 1 मोल टोटल 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए। बाकी सब में चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ 1 + 3 4 मोल और यहाँ 2 मोल, तो इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में यहाँ 1 मोल है और यहाँ 1 और 1 2 मोल है, मोल डिफर कर रहा है। यहाँ H2 लिक्विड गिवन है, CO2 गैस गिवन है, ये लिक्विड गिवन है, मतलब गैस का यहाँ 1 मोल यहाँ 0 मोल, तो इस पे भी नहीं होगा। कौन से पे वॉल्यूम का इफेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा? फर्स्ट इक्वेशन में ही एनपी और एनआर इक्वल है, वेयर एनपी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और एनआर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन CO gas plus Cl2 gas gives CO Cl2 gas, the value of Kc Kp। अब देखो Kc Kp का एक रिलेशनशिप होता है, Kp इक्वल Kc RT की पावर डेल्टा n, और किसी भी रिएक्शन में हम डेल्टा n कैसे फाइंड करते हैं? Np माइनस nr। गैसियस प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? 1 मोल, और गैसियस रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं? 2 मोल। सब गैसियस हैं तो 1 - 2 इज -1। यदि हम यहाँ -1 पुट कर लें तो Kp इक्वल Kc RT की पावर -1। अब हमें Kc अपॉन Kp फाइंड करना है, तो Kp को दूसरे साइड और RT को फर्स्ट साइड। वैसे तो RT -1 है, दूसरे साइड शिफ्ट होके सिर्फ RT ही आ जाएगा, और यहाँ Kc अपॉन Kp। तो Kc अपॉन Kp की जो वैल्यू है वो RT के इक्वल है। क्या किसी ऑप्शन में RT गिवन है? यस, RT पे टिक कर देंगे। तो इस तरीके से डेल्टा n फाइंड करके जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे, Kp अपॉन Kc हो या Kc अपॉन Kp हो, वैल्यू आ जाएगा, और जो भी ऑप्शन गिवन होगा उस पर टिक करना है। एट 90 डिग्री प्योर वाटर हैज Kw 10⁻⁻12। जनरली Kw कितना होता है? 10⁻⁻14। और जब कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन हो तो उसमें Kw इक्वल H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻14, तो दोनों 10⁻77 आ जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि Kw 10⁻12 गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो H+ है और OH माइनस है वो Kw 10⁻12, तो न्यूट्रल के केस में हम क्या लेना पड़ेगा? हमें जो H+ है और OH माइनस है दोनों इक्वल होंगे 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 से pH कितना आ जाएगा? 6। मतलब इस कंडीशन में न्यूट्रल होने के लिए pH कितना चाहिए? 6। लेकिन एक सॉल्यूशन है उसकी pH कितने गिवन है? 6.5, मतलब 6 से ग्रेटर है। तो 6 से ग्रेटर का मतलब क्या आ जाएगा? बेसिक। यदि यही 10⁻14 गिवन होता तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए जो H+ है वो 10⁻7 m आता, और pH की वैल्यू 7 होती फॉर न्यूट्रल, उस केस में एसिडिक हो जाता। बट कंडीशन क्या है कि if Kw is 10⁻12, तो एक सॉल्यूशन जिसकी pH 6.5 है वो क्या नेचर शो करेगा? तो बेसिक नेचर शो करेगा, राइट। तो इसमें थोड़ा कंडीशनल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ml ऑफ दिस इज मिक्स विद 20 ml ऑफ दिस, और इसमें pKv गिवन है। ऐसे क्वेश्चन हैं हेंडरसन इक्वेशन के, इसके चांसेस कम हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसका आंसर शायद 9.26 के आसपास आता है। ये हेंडरसन इक्वेशंस कंपटीशन के लिए एकेडमिक में इसके आने के चांसेस नहीं है, इसको हम सॉल्व अभी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कौन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड है इनमें X, Y, PQ, और दो पेयर का ऑप्शन गिवन है। ब्रॉन्स्टेड एसिड वही होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होंगे, H+ डोनर, प्रोटॉन H+ डोनर। तो पहले LHS में चेक करते हैं कि H+ किसने डोनेट किया है। देखो HCO3 नेगेटिव है और यहाँ AlH2O6 है, जो बाद में क्या हो गया AlH2O5, और H+ डोनेट किया, OH बच गया। तो अभी फर्स्ट वाले केस में X एंड Y में X ने क्या किया है? H+ डोनेट किया है और इसने एक्सेप्ट किया है, तो जो डोनर होंगे वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होंगे, राइट। और अब RHS में देखते हैं तो H2CO3 ने क्या किया है? H डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब X और Q का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा? ब्रॉन्स्टेड एसिड। X एंड Q का कॉम्बिनेशन लास्ट वाले ऑप्शन में, तो बाकी जो दो बच गए वो ब्रॉन्स्टेड बेस हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है एसिड बेस का, तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है pKa ऑफ वीक एसिड, HA कोई भी वीक एसिड है,
4.80, pKb ऑफ वीक बेस इज 4.78। तो pH फाइंड करना है एक्वस सॉल्यूशन की जो इस सॉल्ट से बना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है pH इक्वल हाफ pKa pKw माइनस pKb। अब वैल्यू आपको बस पुट कर देना है, जिसमें pKa की वैल्यू 4.80, pKb की वैल्यू 4.78 और pKw क्या होता है 14। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका रिजल्ट है 7.01 के आसपास आ जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है, ये सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि जो कैपिटल एम मतलब मोल पर लीटर, ये सॉल्युबिलिटी गिवन है इस सॉल्ट की, तो KSP क्या होगा? KSP का फॉर्मूला डिराइव करना होता है। इस वाले स्पेस को यूज कर लेते हैं, KAlSO4 होल ट्वाइस। इसके डिसोसिएशन से कौन कौन से आयन प्रोड्यूस होंगे? K प्लस आयन, Al3 प्लस आयन और 2SO4। ये जितने भी मोल्स होंगे 1 मोल, 1 मोल और 2 मोल, इसे हम इतनी ही सॉल्युबिलिटी लेट करते थे जनरली KSP के न्यूमेरिकल में, लेकिन यहाँ जो सॉल्युबिलिटी है वो P के टर्म में गिवन है। तो ये हो जाएगा P, दिस वन इज ऑल्सो P और ये क्या हो जाएगा 2P। तो जो KSP आप फाइंड करोगे वो कैसे फाइंड होगा? K प्लस की कॉन्सेंट्रेशन विच इज P, Al3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन विच इज ऑल्सो P और SO4 की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोल के कारण वो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 की स्क्वायर 4 और यहाँ P स्क्वायर है और P इंटू P, P पावर 4, 4P4 इसके आसपास आना चाहिए क्योंकि P की पावर 2 और ऑलरेडी PP है, 4P4 आ जाएगा। तो KSP में हर बार सॉल्ट के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला डिराइव करने को बोलते हैं और LHS इग्नोर होगा क्योंकि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड ही LHS में होते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हर बार क्या करेंगे? फॉर्मुलेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा MCQ सेक्शन इक्विलिब्रियम का। अब कुछ असर्शन रीजनिंग पे आते हैं। असर्शन रीजनिंग में जनरली 4 ऑप्शन गिवन होता है, जिसमें पहला ऑप्शन क्या होगा कि दोनों असर्शन और रीजनिंग दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। दूसरे में क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो होंगे बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तीसरे वाले में स्टेटमेंट 1 जो असर्शन है, स्टेटमेंट 1 वो ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स। और चौथे वाले में क्या होगा? स्टेटमेंट फॉल्स होगा पहला वाला और दूसरा वाला ट्रू होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 2 करके दिया है, बाकी चैप्टर्स में असर्शन रीजनिंग ऐसे करके दिया होता है। द एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लोअर टेम्परेचर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें ऑलरेडी हीट इंक्रीज हो रहा होता है, हीट रिलीज होगा। आप और भी ज़्यादा हीट बढ़ाओगे तो वो तो और बैकवर्ड होने लग जाएगा ना, तो फेवर्ड नहीं करेगा। जस्ट स्टेटमेंट ये गलत ही दिया हुआ है। एंडोथर्मिक के लिए हाई टेम्परेचर फेवर करता है और एक्सो के लिए लो फेवर करेगा, यहाँ उल्टा लिखा है तो ये पॉइंट इनकरेक्ट है। When a system in equilibrium is disturbed by changing the temperature, it will tend to adjust itself so as to overcome the effect of change, right? यदि किसी रिएक्शन में जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है और हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे इफेक्ट को सिस्टम नलीफाई करके अपना इक्विलिब्रियम रीस्टोर कर ले। तो ये पॉइंट सही है। कौन से ऑप्शन में गिवन था कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट? तो लास्ट वाले में, नंबर डी में, राइट। ऑप्शन से एक बार और चेक कर लेते हैं। इफ स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट दूसरा जो है वो ट्रू है, तो नंबर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, राइट, करेक्ट स्टेटमेंट है। आइस कॉन्ट्रैक्ट, जब आप वाटर से आइस बनाते हो ना तो ओपन हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर के कारण जो आइस की वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि किसी ग्लास में जो कि फुल ऑफ वाटर है उससे आइस बनाएंगे तो आइस की वॉल्यूम थोड़ी हाइयर होगी। तो सिमिलरली आइस को जब मेल्ट कराएंगे तो वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है और ये इसे सही ढंग से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, राइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 है द गैस फेज रिएक्शन PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस Cl2 गैस गिव्स PCl5 शिफ्ट्स टू द राइट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। इसमें NP और NR चेक करो, NP और NR गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स, या हम ऐसे NR NP लिख लें तो ज़्यादा बेटर ये समझ आएगा। रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं? 1 and 1 2 और प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? 1, मतलब मोल्स किसके हाइयर है? रिएक्टेंट के। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर को कम करने के लिए सिस्टम फॉरवर्ड जाएगा, मतलब ये पॉइंट
सही है। दूसरा देखते हैं, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, नहीं, जब प्रेशर को जब आप इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल, वो कम करना चाहेगा प्रेशर। ये गलत है। कौन से ऑप्शन में ये लिखा था कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स? ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, राइट। 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पे आते हैं। द केमिकल इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक बट डायनामिक इन नेचर, राइट। जब केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम के टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल होते हैं, मतलब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। करेक्ट है स्टेटमेंट। द केमिकल इक्विलिब्रियम इज a state in which two opposing process are proceeding at the same rate. Actually it is correct. Rate of forward reaction is rate of backward. कई बार क्या होता है कि इक्विलिब्रियम होने के बाद कुछ नहीं हो रहा होता है, कि जैसे 2 कंटेनर थे और वो बॉटम से कनेक्टेड थे, इसमें वाटर का इक्विलिब्रियम आ गया है, तो इस केस में इक्विलिब्रियम स्टैटिक होगा। ये स्टैटिक, इसमें कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, बट रिएक्शन में ये कभी स्टैटिक नहीं रहेगा। रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों रेट सेम है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है। इट मीन्स कि इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं, और ये स्टेटमेंट 2 1 को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। यदि कोई इक्विलिब्रियम के टाइम पे आप यदि कैटलिस्ट यूज करोगे तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट क्यों नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे? क्योंकि जिस रेट से वो फॉरवर्ड को इंक्रीज करेगा उसी रेट से वो बैकवर्ड को इंक्रीज करेगा, मतलब कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, राइट। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। Because for the catalyzed reaction and uncatalyzed reaction, delta H remains same and equilibrium constant depend on delta H. हम बोल सकते हैं कि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब मोर और लेस उसके हिसाब से ही ये है कि डेल्टा एच का चेंज नहीं होगा, तो इसमें भी हम क्या रखेंगे? ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं स्टेटमेंट 1। इफ वाटर इज हीटेड टू 59 द pH विल इंक्रीज, और KW इंक्रीज है। देखिए KW इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिसोसिएशन का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन इसका 59 पे ही इंक्रीज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट। ऑप्शन डी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वाटर से रिलेटेड ये टर्म है, याद भी रखना है आपको। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1। एडिशन ऑफ HCl टू CH3COOH डिक्रीजेस द आयोनाइजेशन ऑफ CS, राइट। जब HCl आप ऐड करोगे CH3COH में तो ये डिक्रीज करेगा आयनाइजेशन में, करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये सही है स्टेटमेंट। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट H+ जो होगा आयनाइजेशन ऑफ CH3COH का वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा H+ प्रोड्यूस करने लग जाएगा, और वो H+ जो एसीटेट आयन है उसके साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड जाने लग जाएगा, तो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होगा, जिस कारण से ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 से करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। ऐसे केस में आप ऑप्शन ए को टिक करते हो। लास्ट कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। स्टेटमेंट गिवन है स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब वेरी स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट AB है एंड XY2 with the same solubility product will have different solubility। हम बोल सकते हैं solubility product यहाँ KSP को बोल रहे हैं, solubility सिर्फ ऐसा हो सकता है, करेक्ट। एंड solubility of sparingly soluble salt depend upon the solubility product, right। हाँ KSP हमेशा इस पर डिपेंड करेगा, बट ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़े डिफरेंट है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ये इनकी इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। तो जब दोनों स्टेटमेंट सही हों बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, तो ऐसे केस में हम ऑप्शन बी को टिक करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे। स्टेटमेंट गिवन है कि द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक डाइप्रोटिक एसिड जो 2H+ लूज कर सकते हैं आर इन द ऑर्डर ऑफ Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, राइट। स्टेटमेंट सही है। और गिवन रिमूवल ऑफ H+ फ्रॉम एनायन इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम, राइट। जैसे H2CO3 है, ये 2 स्टेप में H+ लूज करेगा, एक H+ HCO3-, अब ये एनायन बन गया, तो इससे फिर और एक H+ और CO3,
टू माइनस, राइट। तो इसमें गिवन है कि Ka1 ग्रेटर होगा Ka2 से, और ऐसा क्यों होगा उसका रीज़न भी इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर में, स्टेटमेंट 1 गिवन है कि इन अ टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, द पीएच एट द हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट इज पीके, राइट, ऐसा बोल सकते हैं, हाफ इक्विवेलेंस पे सेम होगा। एंड स्टेटमेंट 2 है एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट इट विल फॉर्म एसिडिक बफर एज इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी वेयर, हाँ ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है, तो ये भी इसे करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। बट टाइट्रेशन, बफर, हेंडरसन इक्वेशन टुवर्ड्स लास्ट में जो एक्स्ट्रा पुरानी बुक में गिवन था, उन सब के क्वेश्चन को कम ही एक्सपेक्ट करना है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। बट ऐसा मान लो ये सेम क्वेश्चन आ गया तो आप ऑप्शन ए पे टिक कर सकते हैं। बट अब हेंडरसन इक्वेशन से इतने न्यूमेरिकल्स आते हुए दिखते नहीं है फाइनल एग्जामिनेशन में, आपकी पढ़ाई केएसपी पे ही फिनिश हो जाएगी। केएसपी के आगे हेंडरसन इक्वेशन इन सब पे अब क्वेश्चंस जनरली आते नहीं हैं। तो आई होप ये शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो अपलोड किया जाएगा क्लास 11th के बच्चों के लिए वो होगा रिडॉक्स, जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। बस 3 चैप्टर रह गए हैं। यदि आप टोटल 9 चैप्टर के ये वाले वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपका ये पोर्शन जो 20 से 24 मार्क्स तक का आ रहा है एग्जाम में फाइनल में, वो आपका काफ़ी बूस्टअप हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। Thanks for watching and all the best for your upcoming examinations. Follow and subscribe us for more.